बात कर रहा था कि हमने 9 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट पढ़ी थी, याद है आपको? यस जी सर। क्योंकि सर। देखें, जो एडजस्टमेंट है ना वही तमाम, चाहे आप हम इसके अंदर जो टॉपिक है हमारे पास जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक तो हमने वो किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जिसमें एक इनकम स्टेटमेंट था, बैलेंस शीट था और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग था। इसके हमने मेरे ख्याल से 6-7 क्वेश्चन डिस्कस कर किए थे ये बेस पब्लिशर की बुक से, ठीक है। और उसके फिर हमने आपको पार्ट 1 के अकॉर्डिंगली उसको क्लास के अंदर हमने उसका वर्कशीट भी बना के आपको दिखाई थी और आप लोगों ने भी बनाई थी। तो आई होप कि आप लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 की जो अकाउंटिंग है उसमें वर्कशीट का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। यस सर। सबने किया था? नो सर। अच्छा जी। तो बहरहाल वो जो एडजस्टमेंट है वो हर जगह एप्लीकेबल है। हमारे पास यहाँ जो टॉपिक है जिनको हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, जो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं क्लास में। उसको थोड़ा सा हम दोबारा से रिवाइज करेंगे क्योंकि काफी दिन का गैप आ गया है, तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए, एडजस्टमेंट बेस करती है आगे आने वाले तमाम टॉपिक पे। हमारे पास यहाँ पर एक इंस्टॉलमेंट सेल्स का है, उसमें भी एडजस्टमेंट की एप्लीकेशन है। इंस्टॉलमेंट सेल का एक टॉपिक है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एवरी ईयर रिपीट होते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो ऑल्टरनेटिव आ रहे होते हैं, ठीक है। जो एवरी ईयर रिपीट हो रहे होते हैं वो टॉपिक ये हैं कि एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक है जो हमने डिस्कस किया था, एक कैश फ्लो का टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, एक है इंस्टॉलमेंट सेल का टॉपिक है, और एक हेड ऑफिस और ब्रांच, और एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 4-5 टॉपिक हैं जो हमेशा हमेशा अगर आप पास पेपर उठा के देखें तो उनके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो पहले हम अपने वो 4-5 टॉपिक जो एवरी ईयर आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंपनी के टॉपिक हैं, अमलगेमेशन है, अच्छा रिकंस्ट्रक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, और एक कंपनी के टॉपिक हैं। ये सारे सम टाइम पूछे होते, कंपैरेटिवली इनके आसान है, मगर इनका कंफर्म आना, सॉरी, इनका एवरी ईयर आना कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो पहले जो टॉपिक है, मगर जब हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं, चाहे तुम हेड ऑफिस और ब्रांच का टॉपिक देख लो, उसके अंदर भी एडजस्टमेंट की एप्लीकेशन है। अगर आपको एडजस्टमेंट बनानी आती है तो आप सही एडजस्टमेंट बनाएंगे तो वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। चाहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन देख लो जिसके अंदर एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इंस्टॉलमेंट सेल देख लो उसमें एडजस्टमेंट की एप्लीकेशन है, कैश फ्लो, फंड फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। चाहे आप एमबीए करें, चाहे आप एसीसी करें, जो चाहे करें, आप आगे चल के उसमें आपको कैश फ्लो की जरूर जरूर मिलेगा। और कैश फ्लो के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है उसको समझने में, बहरहाल मुश्किल नहीं है, मगर कैश फ्लो इस तरह से आसान है कि जो उसका आंसर होता है वो क्वेश्चन में ही गिवन होता है। यानी कि जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपको अगर उसका आंसर पता हो तो फिर उसका सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आपको उसका आंसर मैच हो जाता है। तो इसी तरह जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर आपको पता होता है, ठीक है। उसमें भी एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। तो जहां पर भी आप कोई भी करेंगे, चाहे हेड ऑफिस का टॉपिक करेंगे, ब्रांच का टॉपिक करेंगे, हेड ऑफिस और ब्रांच, इंस्टॉलमेंट सेल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इन सब के अंदर, या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कंपनी के टॉपिक, तो इन हर जगह पर आपकी एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपकी एडजस्टमेंट क्लियर है तो इन तमाम टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा सा हमने 9 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट डिस्कस की थी, अगर आपके रजिस्टरों के अंदर होगी तो आप लोगों ने लिखी भी थी और मैंने इसको बहुत ज्यादा लिखवाई भी थी कि सबसे पहले हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डिस्कस करते हैं, उसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग क्या होती है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग वो होती है जो साल के आखिर में बच जाती है, ठीक है। और इसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड क्यों कर रहे होते हैं?
हैं, इसको हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे होते हैं कि अगर जो साल के आखिर में इन्वेंट्री होता क्या है, इन्वेंट्री क्या होता है, हमने ये बात पहले भी डिस्कस की है, हर वो चीज जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए लाई जाती है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री किसको कहते हैं? हर वो चीज जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए लाई जाती है, जो बेचने के लिए लाई जाती है, उसको इन्वेंट्री कहते हैं। ये बात हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी डिस्कस कर चुके होंगे आप लोग नंबर ऑफ टाइम। तो जो भी एंडिंग इन्वेंट्री है, जब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो कभी भी नहीं आ सकेगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर आपने कोई, जैसे अब इन्वेंट्री की अगर हम एग्जांपल लें तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री क्या है कि अगर एक मेडिकल स्टोर की तमाम मर्चेंट मेडिसिन उसकी इन्वेंट्री है, एक बुटीक के तमाम जो कपड़े बेचने के लिए लाया है वो उसकी इन्वेंट्री है, एक शोरूम की गाड़ियां इन्वेंट्री है, या कोई प्लॉट के बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे जो प्लॉट सेल्स कर रहे होते हैं वो प्लॉट को इन्वेंट्री कहते हैं। इसी तरह अगर कोई असला बेच रहा है तो वो असला उसकी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री क्या है? हर वो चीज जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए लाई जाएगी वो क्या है भाई? इन्वेंट्री। तो अगर आपने सपोज करो कि एक चीज खरीदी है 1 लाख रुपए की, तो डेफिनेटली आप उसको 1 लाख में तो सेल नहीं करोगे, आप उसको 1 लाख से ज्यादा में सेल करोगे। तो 1 लाख से ज्यादा में जब आप उसको सेल करोगे तो आपने सपोज कर लो कि उसको अज्यूम किया या एक्सपेक्ट किया कि उसको, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 1.5 लाख रुपए में हम उसको सेल करेंगे, तो उसके अंदर 50,000 रुपए आपका प्रॉफिट है। वो 50,000 रुपए प्रॉफिट आपको कब मिलेगा? जब आप पूरी 1.5 लाख रुपए की 1,50,000 की सेल करोगे। तो अगर आपकी सेल एक्चुअली होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपकी सेल एक्चुअली होती है 1,25,000 की, तो आप उसके अंदर से 1 लाख कॉस्ट निकाल लें तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा? आपका प्रॉफिट आएगा 25,000। जबकि आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना था? आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उसके अंदर 50,000, क्योंकि 1 लाख की इन्वेंट्री थी, आपने एक्सपेक्ट किया था उसको 1,50,000 का बेचेंगे तो 50,000 का प्रॉफिट है। तो ये 25,000 रुपए प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने टोटल मर्चेंडाइज नहीं बेची है। वो जो टोटल मर्चेंडाइज आपने नहीं बेची है, जो एंड ऑफ द ईयर बच गई है, वो क्या है? वो एंडिंग इन्वेंट्री है। जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, आप उस एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कभी भी आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी हम एडजस्टमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, जो साल के आखिर में बच गई। ये बात हमने क्लास में भी डिस्कस की थी, अभी हम सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट दोबारा से रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो अगर हम उस एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड ना करने की वजह से हमें कभी भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपना सही से पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम सबसे पहले जब भी एडजस्टमेंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं सॉरी, जब भी हम एडजस्टमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। और एंडिंग इन्वेंट्री हम क्यों रिकॉर्ड करते हैं? ताकि हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ सके। और एंडिंग इन्वेंट्री को आपको ये याद होना चाहिए कि हम 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एक तो इनकम स्टेटमेंट में एज ए इनकम, और बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, करंट एसेट साइड में भी एंडिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको एज ए इनकम रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में उसको एज ए करंट एसेट्स रिकॉर्ड करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में उसको इसलिए इनकम रिकॉर्ड करते हैं कि हम, अगर आपने एक चीज एक्सपेक्ट की थी कि उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए और उसको आप 1.5 लाख रुपए का बेचेंगे, आपकी सेल होती है 1,25,000 रुपए, तो आप उसमें से 1 लाख कॉस्ट अपनी निकाल चुके हैं। तो जो भी ये एंडिंग इन्वेंट्री है, ये अपकमिंग पीरियड में, जो भी नेक्स्ट पीरियड में बिकेगा, तो ये आपकी किसका पार्ट होगा? ये आपकी प्रॉफिट का पार्ट होगा। ये बात क्लियर है? तो इसलिए उसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज ए एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। और बैलेंस शीट में इसको एसेट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? करंट एसेट। क्योंकि ये फिजिकली हमारे पास मौजूद है, क्योंकि ये अभी हमने सेल आउट नहीं किया है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात याद रखना कि एंडिंग इन्वेंट्री को 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट में और एक बैलेंस शीट में। इसलिए इसकी 2 नेचर होती हैं, एक इसको एज ए इनकम भी ट्रीट करते हैं और इसको एज ए करंट एसेट्स भी ट्रीट करते हैं। तो इसलिए जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जब भी हम
इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ रिटेन एंडिंग बनाते हैं, तो एडजस्टमेंट के अंदर हमें एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी होती है, और उस एंडिंग इन्वेंट्री की हमारी एडजस्टिंग की एंट्री आप लोगों के रजिस्टर में बनी होगी। हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। क्लियर है सबको? उसके बाद हमने बोला था एडजस्टमेंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन फिक्स एसेट अदर देन लैंड। लैंड की, अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो वेयर एंड टेयर अलाउंस होता है जो किसी फिक्स एसेट्स के इस्तेमाल से उसकी वैल्यू कम होती है। जो किसी फिक्स एसेट्स के इस्तेमाल से उसकी वैल्यू कम हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? देखो, ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस की हुई है कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, अगर वो चीज फिक्स एसेट्स नहीं है तो हम नॉर्मली इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो परचेज डेबिट करते हैं, ठीक है। बट अगर हम फिक्स एसेट, तो हम क्या एंट्री करते हैं, अगर इन्वेंट्री खरीदते हैं परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। बट अगर हम फिक्स एसेट खरीदते हैं, फिक्स एसेट हम खरीदते हैं, कोई फर्नीचर लेते हैं, लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, पैसा उधर भी जा रहा होता है, बट हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, उसको हम फिक्स एसेट ट्रीट करते हैं, यानी कि फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। पैसा हमारे पास से दोनों जगह जा रहा होता है। पैसा हमारे पास से जब हमने क्या करा था, जब हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी तब वहां पर भी हमारे पास से पैसा जा रहा था, बट हम उसको क्या रिकॉर्ड कर रहे थे, एक्सपेंस। अब जब हम फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो हम उसको क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसको एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्यों? तो हमें तो दोनों जगह परचेज रिकॉर्ड करना चाहिए था। जब बिल्डिंग खरीदते तब भी हम उसको लिखते परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, मर्चेंडाइज खरीदते तब भी हम उसको लिखते परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, बट हम एक को एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं और एक को हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं। तो एक को एक्सपेंस और एक को एसेट हम क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डिफरेंसेस क्यों है? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि आप एक सर्टेन पीरियड की इनकम को उसी सर्टेन पीरियड के एक्सपेंस से कंपेयर कर कर प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए। बात समझ में आ रही है? तो जो फर्नीचर है, क्या वो एक फाइनेंशियल पीरियड का एक्सपेंस है? वो फर्नीचर आपको कितने साल बेनिफिट देगा? अगर आप कोई फर्नीचर लाते हैं तो उसकी लाइफ 5 ईयर भी हो सकती है, उसकी लाइफ 10 ईयर भी हो सकती है। इसका मतलब है कि वो फर्नीचर आपको 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर बेनिफिट देगा। तो वो एक्सपेंस आपका कितने ईयर का है? वो मे बी 5 साल का एक्सपेंस है, वो मे बी 10 साल का एक्सपेंस है। मगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो खरीदते हो, उसको जब तुम खरीदते हो तो तुम क्या डेबिट करते हो, आप उसको डेबिट करते हो परचेज। क्योंकि जितना बिक जाएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर चला जाता है, और जो बच जाता है वो एज ए एंडिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो जाता है। तो यानी कि जो टोटल मर्चेंडाइज तुमने ली है, वो एक फाइनेंशियल पीरियड में जितना बिक गया वो परचेजेस में आ गया और एज ए एंडिंग इन्वेंट्री। क्योंकि जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, सेल्स में से लेस करते हैं सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट, तो हमारे पास क्या आता है, नेट सेल। नेट सेल में से हम नेट सेल में से क्या लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे आता है कि सबसे पहले आप क्या लेते हैं, बिगिनिंग इन्वेंट्री। जो साल के स्टार्ट में आपके पास रीसेल के लिए जो चीज पड़ी हुई है उसको बिगिनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर आप नेट परचेजेस ऐड करते हो। नेट परचेजेस क्या है, जो इस साल आपने परचेजेस किया है रीसेल के लिए, ठीक है, जो मर्चेंडाइज परचेज की है। तो वो नेट परचेजेस कैसे आता है कि उसके अंदर आप ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हो, कैरेज इन ऐड करते हो, तमाम चीजें ऐड करते हो, तो आपके पास क्या आता है, डिलीवर परचेज। डिलीवर परचेज में से अगर कुछ रिटर्न डिस्काउंट होता है, परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट होता है, तो उसको आप लेस करते हो। जब परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट को आप लेस करते हो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास नेट परचेज आता है, ठीक है। और नेट परचेज को आप क्या करते हो, बिगिनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड करते हो। तो जब नेट परचेज को बिगिनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हो तो आपके पास आता है इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, या टोटल मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। यानी कि साल के शुरू में आपके पास जितना था
वो आपने ले लिया बेचने के लिए, इस साल जो एक्चुअल नेट परचेज किया है वो आपने ले लिया, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आता है, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल में से आप क्या करते हो, साल के आखिर में जो बच गया है, जो बिका नहीं है, उसको माइनस करते हो, तो उसको क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आप माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, जितना टोटल बेचने के लिए अवेलेबल था, इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से साल के आखिर में जो बच गया, अगर आप उसको लेस कर दोगे तो बाकी क्या आ जाएगा, जो बिक गया। जो बिक गया उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज बिक गई उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, बिगिनिंग प्लस परचेज अवेलेबल लेस एंडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब तुम मर्चेंडाइज को परचेज लिखते हो तो जितना बिक जाता है वो तो परचेज में आ जाता है, और जितना बच जाता है वो एज ए एंडिंग इन्वेंट्री माइनस होकर बैलेंस शीट में चला जाता है। तो इसलिए इन्वेंट्री एक फाइनेंशियल पीरियड का जो, या एक सर्टेन पीरियड का जो एक्सपेंस है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। मगर अगर फर्नीचर आपने लिया है, कोई लैंड आपने परचेज की है, कोई बिल्डिंग आपने परचेज की है, कोई ट्रक आपने परचेज किया है, तो वो लैंड बिल्डिंग क्या आपको एक फाइनेंशियल पीरियड के लिए बेनिफिट दे रहा है, नहीं, वो आपको एक फाइनेंशियल पीरियड के लिए नहीं दे रहा। लैंड तो मे बी आपकी हमेशा रहे जब तक आपका बिजनेस है, बिल्डिंग में भी आपका जब तक आपको 50 साल बिल्डिंग की लाइफ है, 50 साल तक बेनिफिट दे, फर्नीचर आपको 10 साल तक बेनिफिट दे। तो अगर आप उसको भी परचेज रिकॉर्ड कर दोगे तो क्या होगा कि वो 10 साल का एक्सपेंस आप एक साल के इनकम स्टेटमेंट में ले जाओगे। आप क्या करोगे, वो जो फर्नीचर है या जो बिल्डिंग है वो आपको 10 साल बेनिफिट दे रहा है, उसकी एक बहुत बड़ा अमाउंट है, उसको आप एक साल की सेल से कंपेयर करोगे तो आपका जो अल्टीमेट है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस, वो कभी भी नहीं आएगा। सही बात समझ में आ रही है। मर्चेंडाइज को परचेज इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि जितना रीसेल पर्पस के लिए बिक गया वो तो आपका आ जाएगा, जो बच गया वो एज एंडिंग इन्वेंट्री है, तो वो एक फाइनेंशियल पीरियड का एक्सपेंस है। तो जो आपका एक फाइनेंशियल पीरियड का एक्सपेंस होता है उसको हम परचेज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बट जब आप मोर देन वन फाइनेंशियल पीरियड के जितने भी एक्सपेंस हैं जो आपको एक साल से ज्यादा के लिए, तो उसको आप एसेट रिकॉर्ड करते हो। तो अब आप इसलिए अगर आपने बिल्डिंग ली है 50 लाख की, तो अगर आप उसको परचेज रिकॉर्ड कर दोगे तो उस 50 लाख का 50 लाख आपके इनकम स्टेटमेंट में परचेजेस में आ जाएगा। उसके अगेंस्ट आप सेल ले रहे हो एक साल की, 6 महीने की, तो आपका कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आएगा। तो इसलिए जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको परचेज रिकॉर्ड नहीं करते, उसको हम फिक्स एसेट रिकॉर्ड करते हैं, और उसको फिर उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड है जो डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट इंडस्ट्री अपने लिहाज से अडॉप्ट करती है। लाइक आपने फर्स्ट ईयर के अंदर बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा, उस डेप्रिसिएशन के चैप्टर में आपने कितने मेथड पढ़े, आपने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा, आपने सम ऑफ द डिजिट मेथड पढ़ा, आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ा, और आपने वर्किंग आवर मेथड पढ़ा, और आपने यूनिट प्रोडक्शन मेथड पढ़ा। ये सारे मेथड आपको क्या बता रहे होते हैं, एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कि अब स्ट्रेट लाइन का सिंपली फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते थे, स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ करते हैं। कि अगर आपने एक बिल्डिंग 50 लाख की ली है, उसकी जो 10 लाख रुपए आफ्टर जब वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, बिकेगी, वो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके नंबर ऑफ ईयर पे डिवाइड कर देते हैं, तो एक साल का। और अगर आपने 6 महीने चलाई है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6/12 करके हम उस 6 मंथ का एक्सपेंस निकालते हैं। जितने पीरियड का, अक्सर आपने देखा होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है तो वो लिखते हैं ईयर एंडेड जून 30, या ईयर एंडेड मार्च, या ईयर एंडेड दिसंबर 31। तो जितने पीरियड का इनकम स्टेटमेंट है आपको उतने पीरियड का ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेना है, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने अकाउंटिंग पीरियड के आपने इनकम ली है उसी अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस लेकर उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। अब आपके जो फिक्स एसेट है वो आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड या मोर देन वन ईयर मल्टीपल फायदा देते हैं। जब वो आपको मोर देन वन ईयर फायदा देते हैं तो वो एक अकाउंटिंग में नहीं आते, तो इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा कर कर
डेप्रिसिएशन के थ्रू आप इनकम स्टेटमेंट में लेके जाते हो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आता है? डेप्रिसिएशन आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आता है। अगर एक से ज्यादा फिक्स एसेट्स होते तो उन सबका डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ रहा होता है। जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, आपको इंशाल्लाह फॉर्मेट याद होगा कि सेल्स माइनस सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट करते हैं तो नेट सेल आता है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हमारे पास नेट प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम तमाम एक्सपेंस लेते हैं जिनके अंदर हमारे पास क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, बैड डेट एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस होता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है। और ये तमाम एक्सपेंसेस हम वहां पर क्या कर रहे होते हैं? तमाम एक्सपेंसेस हम वहां पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन अगर हम रिकॉर्ड ना करें तो कभी भी हमारा इनकम स्टेटमेंट का आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि जितने हमने फिक्स एसेट्स खरीदे हैं उनको हम, जो भी कंपनी मेथड अडॉप्ट करती है, सम ऑफ द 8 डिजिट मेथड लगा रही है कंपनी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रही है, मोस्ट कॉमनली ये यूज होते हैं, तो उसके थ्रू उस सर्टेन पीरियड का डेप्रिसिएशन हम ले आते हैं। तो इसलिए हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो हम उस फिक्स एसेट का पर्टिकुलर नाम लिखते हैं, और जब हम कोई क्या करते हैं? मर्चेंडाइज परचेज करते हैं जो आपको विद इन 1 ईयर बेनिफिट देती है और जो एंड ऑफ द ईयर खत्म हो जाते हैं तो उनको हम परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं। तो इस दूसरी हमारी एडजस्टमेंट क्या होती है बनाना हमारे लिए जरूरी होती है, जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस होता है जो फिक्स एसेट्स पे अप्लाई होता है, और फिक्स एसेट्स पे अप्लाई होता है और इसकी हम एंट्री बनाते हैं। थर्ड हमारी एडजस्टमेंट होती है, थर्ड एडजस्टमेंट हमने क्या पढ़ी थी? बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? अनकलेक्टेबल भी कहते हैं। बैड डेट एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? डाउटफुल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? आपने पूरा पार्ट 1 में, आप लोगों को अगर याद होगा तो पार्ट 1 में आपने पूरा इसका एक वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के नाम से चैप्टर पढ़ा है। उसके अंदर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या होता था? कि एंड ऑफ द ईयर जो करंट बैड डेट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो बैड डेट जिस तरह से डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है, इसी तरह से जिस तरह से डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज होता है, इसी तरह से बैड डेट्स ऑलवेज चार्ज ऑन नेट क्रेडिट सेल या अकाउंट रिसीवेबल। जो क्रेडिट सेल होगा वही तो रिसीवेबल होगा। अगर कैश पे सेल्स की है तो बैड डेट्स होता क्या है? जो मे बी पॉसिबल लॉस हो जाए, जो मे बी पॉसिबल कलेक्ट हो जाए। बैड डेट एक्सपेंस क्या होता है? जो मे बी पॉसिबल क्या हो जाए? लॉस हो जाए, या मे बी पॉसिबल कलेक्ट हो जाए, जिसमें आप डाउटफुल हो। अगर आप उसमें डाउटफुल है तो उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। जो कैश कलेक्ट हो गया डेफिनेटली वो तो आपका क्या है? वो बैड डेट्स नहीं है। तो बैड डेट एक्सपेंस हमें रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि अगर सपोज कर लो कि कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल है, जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो क्या होता है? हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रिएट होता है। ठीक है, वो अकाउंट रिसीवेबल कहाँ जाता है? वो अकाउंट रिसीवेबल अगर आपको याद हो तो बैलेंस शीट के डेबिट साइड पे जाता है। ठीक है, तो वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहे होते हैं भाई हमारा इतना रिसीवेबल है। अब इतना रिसीवेबल है, और अगर वो रिसीवेबल एंड ऑफ द कलेक्शन तुम दिखा रहे हो कम, रिसीवेबल है ज्यादा, तो कभी भी आप अपनी मैनेजमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि भाई ये क्यों कम कलेक्ट हुआ है जबकि रिसीवेबल इतना था। तो आप कंपनियां पहले से क्या क्रिएट करती हैं? बैड डेट एक्सपेंस। कि भाई हमारा इतना डाउटफुल होता है, हमारा 2%, 3%, 1% या 0.5% हमारा एवरी ईयर डाउटफुल रहता है। तो जब तक अगर हम बैड डेट्स को एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमारा कभी भी क्या नहीं हो सकता? सही हमारा बैड डेट एक्सपेंस और रिसीवेबल हमारा वेरीफाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो कलेक्ट हो जाता है तो उसको फिर रिवर्स करते हैं। आपने इसका पूरा टॉपिक पढ़ा है। अगर वो कलेक्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर हम उसको रिवर्स करके कैश कलेक्शन दिखा देते हैं, और अगर वो बैड डेट्स कलेक्ट नहीं होता तो वो बैड डेट्स सकता है। तो ये कितनी एडजस्टमेंट हो गई? 3। सबसे पहले हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और उसकी एंट्री भी हमने डिस्कस कर ली, और आपने बहुत ज्यादा पढ़ा भी है कि मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है।
डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उसके बाद हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं किसकी, बैड डेट्स की। बैड डेट्स को और क्या कहते हैं, डाउटफुल अकाउंट या डाउटफुल अमाउंट। बैड डेट्स को और क्या कहते हैं, अनकलेक्टेबल कहते हैं। बैड डेट्स किस पे चार्ज होता है, बैड डेट्स चार्ज होता है अकाउंट सेबल पे या क्रेडिट सेल पे। क्लियर है। फिर नेक्स्ट दो एडजस्टमेंट हमारी थी एक्रूड की। एक्रूड मतलब क्या होता है, उधार। देखो अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्रूअल बेस पढ़ रहे हैं। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग क्या होती है, दो तरह की अकाउंटिंग होती है, कैश बेस और एक एक्रूअल बेस। एक्रूअल बेस अकाउंटिंग वो होती है, एक्रूअल बेस अकाउंटिंग कौन सी होती है, जिसके अंदर जब ट्रांजैक्शन अकर हो जाती है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं कि उसकी एक्चुअली पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, हम एक एंट्री पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अभी वो सेल्स आपको मिली नहीं है, अभी वो सेल्स कब मिलेगी आपको, फ्यूचर में। मगर आप उसको अपनी बुक में सेल्स रिकॉर्ड करते हो और उसी सेल्स की बेसिस पर आप इनकम स्टेटमेंट बना लेते हो, इवन के वो अभी कलेक्ट नहीं हुई है। ठीक है। इसी तरह आप कोई परचेज करते हो ऑन अकाउंट, तो आप जर्नल एंट्री क्या करते हो, परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन जब अकर होती है तो उस वक्त हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये नहीं कि जब उसकी एक्चुअल पेमेंट हो। और कैश बेस अकाउंटिंग में क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन की एक्चुअल कैश रिसीव और कैश पेमेंट जब तक ना हो उसको हम इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब हम एक्रूअल बेस अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक्रूड की हम दो अप्रोचेस पढ़ते हैं। एक्रूड की दो अप्रोचेस क्या है कि भाई, एक एक्रूड एक्सपेंस और एक एक्रूड इनकम। एक्रूड एक्सपेंस मतलब क्या है, वो एक्सपेंस जो हम पर ड्यू हो गया बट हमने पे नहीं किया। एक्रूड एक्सपेंस क्या है, वो एक्सपेंस जो हम पर ड्यू हो गया बट हमने पे नहीं किया। एक्रूड इनकम क्या है, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई। एक्रूड एक्सपेंस क्या है, हमने इसके इंडिकेशन पढ़े थे। एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, वो एक्सपेंस जो हम पर ड्यू हो गया बट हमने पे नहीं किया, तो वो एक्सपेंस क्या होते हैं, उसकी एंट्री करते हैं हम, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और पेबिल को क्रेडिट कर देते हैं। अगर वो एक्रूड सैलरी बोलता है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबिल क्रेडिट। अगर वो एक्रूड रेंट बोलता है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबिल क्रेडिट। अगर वो इंश्योरेंस कहता है एक्रूड, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, इंश्योरेंस पेबल क्रेडिट। एक्रूड मतलब क्या है और इसके इंडिकेशन क्या है कि इसको किस किस तरह से वो आपसे बोल सकता है एग्जाम में। तो एक्रूड को क्या कहते हैं, एक्रूड एक्सपेंस भी अगर लिखे, सैलरी एक्रूड सैलरी एक्सपेंस लिखे तो एक्रूड की बात कर रहा है। ड्यू बट नॉट पेड लिखे, ड्यू बट नॉट पेड का भी मतलब आप पर ड्यू हो गया, आपने पे नहीं किया, तो एक्रूड की बात कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा अनपेड लिखा हुआ हो, अनपेड सैलरी हो, अनपेड रेंट हो, तो एक्रूड की बात कर रहा है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट रखा था, उससे आपका एक्सपेंस बढ़ गया, तो जितना आउटस्टैंडिंग है वो भी पेबिल की सेंस में आता है। अगर वो पेबिल लिख रहा है, सैलरी पेबिल, तो एक्रूड की बात कर रहा है। अगर वो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कह रहा है या नोट पेबिल कह रहा है तो भी वो एक्रूड की बात कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट पेबल, तो भी एक्रूड की बात कर रहा है। तो ये सारे एक्रूड के इंडिकेशन है। तो इसके अंदर हम एक्रूड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो एक्रूड एक्सपेंस किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, सिंपल सी एक एंट्री बना लेते हैं, एक्रूड एक्सपेंस डेबिट, यानी कि जो भी एक्सपेंस का टाइटल है वो हम, सैलरी दिया हुआ है तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, रेंट दिया हुआ है तो रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट हम कर देते हैं। इसी तरह एक्रूड इनकम क्या है, वो इनकम, एक्रूड इनकम क्या है, वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है बट हमें रिसीव नहीं हुई है, हमने उनको सर्विसेज दे दी हैं बट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो हम उसको अपने पास क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूड रिसीवेबल डेबिट, एक्रूड इनकम क्रेडिट। यानी कि इसके अंदर जो भी है उसका टाइटल आ जाएगा। लाइक अगर वो यहाँ पर क्या है कि रिसीवेबल के अंदर हमें कमीशन, एक्रूड कमीशन कह रहा है, तो हम कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसी तरह अगर वो कह रहा है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अगर आपने बैंक में डिपॉजिट कराया हुआ है तो बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो आपकी इनकम है, बट अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप एक्रूड इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो एक्रूड एक्सपेंस हो जाएगा। और अगर डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है
तो वो एक्रूड इनकम हो जाएगा। तो एक्रूड इनकम के क्या इंडिकेशंस होते हैं? एक्रूड इनकम के इंडिकेशंस क्या क्या है हमारे पास? के एक्रूड कमीशन लिखा हुआ हो या अर्न बट नॉट रिसीव लिखा हुआ हो। ये मैंने आपको क्लास में लिखवाए भी थे। या क्या लिखा हुआ हो? एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट रिसीवेबल लिखा हुआ हो। तो ये तमाम चीजें आपको किस चीज को बताती है? एक्रूड इनकम को। तो एक्रूड इनकम की एंट्री क्या होती है? डैश रिसीवेबल डेबिट और डैश पेबल क्रेडिट। और एक्रूड एक्सपेंस की क्या होती है? डैश एक्सपेंस डेबिट और डैश पेबल क्रेडिट। आप काइंडली, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अपना, जब हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे थे, वहां पर एडजस्टमेंट को एक दफा, आप, मुझे पता है सबको बहुत अच्छी आती हैं, मगर आप काइंडली एक दफा उसको रिव्यू कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रीपेड को और इसको देखेंगे, प्रीपेड और अनअर्न्ड को, और फॉर द ईयर के केसेस को थोड़ा सा रिवाइज करके फिर अपने एग्जाम के क्वेश्चंस जो आए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक हमारा इंशाल्लाह हम इस वीक में ही कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पहले भी हम कर चुके हैं, मगर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और फिर उसको आप जो प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसकी पिक्चर लेकर हमारे साथ शेयर कर लेंगे, या वो जिस तरह से चेक कराने का मैनेजमेंट कहेगी उस तरह से आप हमसे निगोशिएट कर लेंगे, ठीक है। बट अभी जो टाइम है इसके अंदर हम इंशाल्लाह इसको करेंगे और हमारी चीजें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।